आजम साहब, कहीं ये खौफ तो नहीं है कि मरियम नवाज ये जो अवामी मंसूबों के जगह जगह पे फीते काटती फिरती हैं, ये फीते फिर कोई और काट रहा होगा? सर, ये भी तो वजह हो सकती है ना बल्दियाती इंतखाबात से भागने की। आजम साहब। देखिए आसमा साहब काशिफ साहब बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी देखिए जी। बल्दियाती इंतखाब जो है ये सियासत के असर एक एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम्म। एक असल रू होती है पावर की, जहां पर आप ग्रास रूट लेवल से प्रॉब्लम्स लेके निकलते हैं। देखें, किसी का गटर टूट गया है, किसी की गली टूट गई है, कोई सड़क टूट गई है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्लियामेंट है, उनका तो ये काम नहीं है ना, ये तो बल्दियाती इदारों का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, हेल्थ फैसिलिटीज लॉन्च करना, छोटे लेवल पे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। को बेहतर करना, ताकि जो अवाम है वो इन लार्ज स्केल के ऊपर बल्दियाती इदारों के मरहूने मिन्नत से होते हुए वो पार्लियामेंट तक पहुंचे और उनके हम्म। मसाइल पहले से हल हो चुके होंगे, ना कि पार्लियामेंट छोटे छोटे मसाइल के ऊपर तरीके इल्तवाए कार दे रहे हो, प्रिविलेज मोशन दे रहे हो। बिल्कुल। देखिए, पंजाब के हवाले से एक दो चीजें तो ये हैं कि मैं काशिफ साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पंजाब में कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएंगे। अब पीएमएलएन का ये खासा नहीं है, वो इक़्तिदार चंद हाथों में रखते हैं। आप देख लें, मरियम नवाज साहबा के साथ सर, इतने 4-5 लोग हैं पीपी जो के इस वक़्त इतने सिलसिले प्रेशर के पंजाब के बावजूद नहीं सहारे। करवाएंगे? या आपको देखिए लगता है कि पीपी पीपल्स का पार्टी प्रेशर है ही नहीं, इस प्रेशर के मकासद कुछ और है, वो देखिए हल हो जाएंगे तो प्रेशर देखिए चला जाएगा? आसमा, देखिए पीपल्स पार्टी सिर्फ वो गेम खेलती है जिसमें वफाकी हुकूमत को वो अपसेट कर सके। देखें, जैसे नहरी हम्म। इशू था, नहरों का इशू था, तो उन्होंने जो सिंध का जो एक तबका है, महरूम तबका है, उसका रुख वफाक की तरफ मोड़ दिया। इस तरह से पीपल्स पार्टी सिर्फ वही तुर्क की चाल खेलती है जब उन्हें लग रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे और हम्म। वफाक को एक स्टेप पीछे हटने पे मजबूर करेंगे और ठीक है। अपनी जो चीजें हैं वो मनवा लेंगे। अब वरना बल्दियाती इंतखाब दोनों, काशिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, बल्दियाती हम्म। इंतखाबात दोनों पार्टी की सरचश्त में नहीं है और ना ही उन्होंने करवाए भी तो इतने इस कदर महदूद इख्तियारात के साथ कि जैसे आज से 10 साल पहले हुए थे। और वो जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो सड़कों और चौराहों पे रोते फिरते थे कि हमें फंड्स तो दे दो। फंड फंड्स तो से हम कभी कुछ नहीं काम दिए करा गए थे। सकें। ना ये जो नरमी दिखाई दे रही है, मैं आपकी तरफ आऊँगी आज़म साहब। आपको लगता है कि नरमी उस हद तक जा सकती है कि आइंदा कुछ आने वाले वक्त में, कुछ अरसे में हम ये देख रहे हों कि ये तय पा जाए दोनों ममालिक के अंदर कि तालिबान और पाकिस्तान जो हैं वो मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हों? सर, इज़ इट पॉसिबल? लाइक, आप तो बलूचिस्तान में भी हैं, सिचुएशन को बड़े करीब से देख रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो आप तक तो बहुत सारी इत्तलात होंगी इस वक्त। देखिए आसमा साहिबा, जो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो तो बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि अच्छा। अफ़गानिस्तान की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा ग्रोह हैं। देखिए, वहाँ पे दाइश है, वहाँ पर तालिबान हैं, टीटीपी को वो ऑपरेट कर रहे हैं, बीएलए बीएलएफ को उन्होंने जिसका ज़िक्र निशात साहब ने किया, ये 5 लाख से ज़ायद वेपन थे जो नेशनल आर्मी और पुलिस के पास थे, जो तालिबान ने ले लिए थे और फिर हुँ। इनको ब्लैक मार्केट में बेचा। और वही वेपन्स हैं जो बलूचिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वही वेपन्स हैं जो केपीपी में इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, जी। टीटीपी, देखिए पहले इन ग्रुप्स का इत्तेहाद नहीं था, अब इन ग्रुप्स ने इत्तेहाद किया है और तालिबान ने इन सब ग्रुप्स को वेपन जो है वो सेल किए हैं, जिससे उन्होंने एक भारी मुनाफा कमाया और अमेरिकन ने अब वापस मांगे। ट्रेड भी उनका जो इमदाद थी वो भी बंद की। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारा एक असूली मौक़िफ़ पहले दिन से रहा कि अफगानिस्तान से जो इंसर्जेंसी होती है उससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज़ हो रहा है वो लास्ट मेनी डेकेड्स, और हमने हुँ। इसके सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। देखिए, एक मजबूत अफगानिस्तान जो है वो खिते के लिए बड़ा ज़रूरी है। हम सीपैक के मेन स्टेक होल्डर हैं। यहाँ से जब सीपैक बलूचिस्तान से होता हुआ केपी से वस्ती एशिया तक जाएगा, हुँ। तो हम इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर होंगे जो इससे बेनिफिट्स लेंगे। तो जो जिसका ज़िक्र निशात साहब ने भी किया और काशिफ साहब ने भी, चाइना और ईरान ने इसके अंदर अहम जो है वो एक रोल प्ले किया है इस बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर बैठें और अपने जो बाहमी मामलात हैं इनको हल करें। देखिए, आपस पाकिस्तान में तय हमेशा से करें। ये कहता आया है। जी, जी, बिल्कुल, पाकिस्तान आसमा हमेशा से कहता आया है कि ड्यूरल लाइन के उस पार जो है वो इस कदर बड़ी ब्लैक मार्केट है, वहाँ पर स्मगलिंग है, असला है, वहाँ पर ड्रग्स हुँ, हैं, हुँ, हुँ। वहाँ पर वैसे गुर्बत है। तो इतनी सारी बहुत चीज़ों के सारे साथ मसाइल जो है हैं अफगानिस्तान। और कहीं न कहीं इस मीटिंग के अंदर आज़म साहब उन सारे मसाइल को माना गया है। ये कह देना कि इस्तेमाल जी, नहीं होने बिल्कुल। जी, देंगे, बिल्कुल। देखिए, ये भी एक तरह से ये एतराफ़ बड़ा है कि बड़ा ओके, सरज़मीन इस्तेमाल हो रही थी।
जी, आसमा उनको पता है देखिए हुँ, और वो बार-बार जो पिछले दिनों आपने देखा होगा बड़े बबांगे दहल उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी अबूरी हुकूमत की जो तालिबान है। जी, जी। अब वो थोड़े से इस लेवल पे आए हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात हुँ, बड़े ज़रूरी हैं और हुँ, जो इसहाक़ डार साहब ने जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है, उसमें ज़राअत है, उसमें तिजारत है। ये चीज़ें अफ़गानिस्तान लैंड ऑफ कंट्री है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान है जो उसको प्रोवाइड करेगा। आज़म साहब, आपको लगता है कि चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं और आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा वक्त होगा जिसकी तरफ नौशाद साहब इशारा कर रहे हैं कि देखा जाएगा कि अब चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं, तब ये सारी चीज़ की जा रही होगी? और दूसरा सर, ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को लेकर जब हम बात करते हैं तो अभी भी बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि ये अलायंस बन सकता है, इसके इम्कानात हैं। अगर आपको ऐसा लगता है और अगर ये बनता है तो क्या वाकई फिर ये मौसर हो पाएगा इस सारी सिचुएशन के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं, खासतौर पर JUIF को लेकर? आज़म साहब। जी, आसमा साहबा बहुत शुक्रिया। देखिए आसमा JUIF एक बड़ी पाकिस्तान के अंदर उसने बड़ी एक पॉलिटिक्स की हमेशा से पावर पॉलिटिक्स के जो है वो अलमदार रहे हैं। JUIF का ये भी एक अलमिया है कि अब JUIF आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए भी वो हल्की-फुल्की तैयारियों में है और वो ये बावर करवाना चाहते हैं कि शायद वो उन्होंने जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव अपनाया PTI के हुँ, साथ मिलकर, वो उसको भी कैश करना चाहते हैं। तो ये तो सारे जो सीनियर पैनलिस्ट हैं, हम आपको ये कहते रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके कुछ मसाइल हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके अगर वो सॉल्व हो जाएँ तो वो किसी भी गवर्नमेंट से हट सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, उनको बलूचिस्तान के अंदर इक़्तिदार चाहिए, उनको KP के अंदर इक़्तिदार चाहिए, उनको वफ़ाक के अंदर अपनी नुमाइंदगी चाहिए। हुँ, देखिए PDM के दौरे हुकूमत में उनको थोड़ा-सा साइडलाइन किया गया और बाद में आने वाली गवर्नमेंट में भी उनके वो जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं किए गए। तो मौलाना ज़ीरक सियासतदान है जैसे काशिफ़ साहब ने कहा सिर्फ़ इसी वजह से कि वो पावर पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से खेलना जानते हैं। उन्हें पता है कि कहाँ से मैंने फ़ायदा लेना और कहाँ से नुकसान। ये तो हम पहले दिन हुँ, से कह रहे हैं जैसे PMLN और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, दोनों रहनुमा ये कहते हैं कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है। इसी तरह से PTI और JUIF का इत्तेहाद कभी हो भी नहीं सकता था क्योंकि ये गैर फितरी इत्तेहाद था। हुँ, मौलाना जो है उनकी जो सियासत है वो एंटायरली पावर कॉरिडोर की है। जबकि PTI इस वक़्त जो नैरेटिव लेके मार्केट के अंदर बैठी है, वो कभी भी JUIF को सूट नहीं करता। क्योंकि हुँ, JUIF अपना इटसेल्फ आइडेंटिटी के साथ मार्केट में आती है और वो ये कहती है कि KP तकरीबन उसी का हिस्सा है और वो KP की मालिक पार्टी है और KP में उसको उसका हिस्सा दिया जाए। तो जिस तरफ आपने इशारा किया ग्रैंड अलायंस की तरफ, तो इस वक़्त तो ग्रैंड अलायंस की कोई ख़ास शक्ल नज़र नहीं आती। हुँ, सही हो गया। मौलाना साहब को जो वादे किए गए हैं, वो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फुलफ़िल होते आप देखेंगे उनको।